हाँ जी, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी। हाँ जी, हम करने जा रहे हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में होता है, जिसका नाम है पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी का मतलब पासिंग ऑफ द ओनरशिप भी कह सकते हैं हम। ओके, तो क्या कहते हैं ये रूल? पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी या ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी पास ऑन होती है, कहां से? फ्रॉम द सेलर। किसको पास ऑन होती है? टू द बायर। तो दिस इज कॉल्ड एज पासिंग ऑफ द ओनरशिप या पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन द प्रॉपर्टी या ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है ना? इफ द प्रॉपर्टी हैज बीन पास टू द बायर। अच्छा, तो प्रॉपर्टी पास ऑन होने का क्या फायदा? क्या है फायदा? बहुत है। वो क्या फायदा है कि भाई साहब देखो जी, ऐसा है कि जिसके पास ओनरशिप होती है ना, रिस्क भी उसी का होता है। दोबारा बोलता हूं, जिसके पास ओनरशिप होती है, रिस्क भी उसी का होता है। तो जब मैं कहता हूं ओनरशिप पास ऑन होती है बायर को, तो क्या रिस्क भी पास ऑन होता है बायर को? यस। अगर ओनरशिप बायर के पास चली गई तो रिस्क भी बायर का हो गया है। हाँ, जब तक ओनरशिप सेलर के पास है तब तक रिस्क किसका है? सेलर का। जब ओनरशिप बायर को चली जाएगी तो रिस्क भी किसका चला जाएगा? बायर के पास चला जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अब हम कहते हैं जी रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हाँ जी, ये कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि हर एक तरीके के गुड्स में लगते हैं, चाहे वो अनएसर्टेन, एसर्टेन या स्पेसिफिक कोई भी गुड्स हों। ये कुछ जनरल रूल हैं। सबसे पहले कहता है रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से रिलेटेड सबसे पहला रूल क्या है कि पहले गुड्स को आइडेंटिफाई तो कर लो। ओनरशिप तो बाद में ट्रांसफर करोगे ना, पहले गुड्स को आइडेंटिफाई तो कर लो। तो यानी कि ये सेक्शन कहता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स होगा, ध्यान रखना, अनएसर्टेन गुड्स के अंदर द प्रॉपर्टी इन गुड्स तब तक पास ऑन नहीं हो सकती जब तक गुड्स को आप एसर्टेन ना कर लो। अच्छा, यानी कि गुड्स को एसर्टेन करने के बाद ही अनएसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अच्छा, कहता है जी प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप उस वक्त ट्रांसफर होती है जब पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज ने लिखा हो कि ओनरशिप इस वक्त ट्रांसफर होगी तो ओनरशिप उसी वक्त ट्रांसफर होगी। अच्छा, कैसे? अब मुझे कैसे पता लगेगा पार्टीज की इंटेंशन क्या है? लॉ कहता है, मैं बताता हूं ना, मैं बताता हूं, बताओ जान मांगी होती। लॉ कहता है सबसे पहले देखो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है कि पार्टीज ने क्या लिखा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार सेल के टाइम पर ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, उसके बाद हो। यस, फॉर एग्जाम्पल आप दिवाली से 15 दिन पहले एलईडी खरीदने गए। आपने एलईडी वाले को कहा कि भैया 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 भैया, मुझे ना एलईडी तो मैंने खरीद लिया मगर डिलीवरी दिवाली वाले दिन देना। क्या ये पॉसिबल है? यस। तो यानी कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी। तभी हमने लिखा इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। दूसरी बात, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हर साल आप दिवाली पे ही माल मंगवाते हो तो ये आपका पास्ट कंडक्ट है, जिससे पता लग रहा है कि दिवाली पे ही आपको माल चाहिए, बेशक ओनरशिप पहले ट्रांसफर हो चुकी हो। एंड सरकमस्टेंस ऑफ द केस, मतलब केस टू केस बेसिस पे भी डिफर करेगा। तो ये बताते हैं, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज बताती है कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होने वाली है। हाँ जी, पहला रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। दोबारा बोलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले अनसर्टेन गुड्स में से एसर्टेन को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर पार्टीज की ओनरशिप ट्रांसफर करते हुए पार्टीज की इंटेंशन देखी जाती है। अब इंटेंशन कैसे देखी जाती है? इंटेंशन डिपेंड करती है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे, इंटेंशन डिपेंड करती है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज पे एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पार्टिकुलर केस पे। क्लियर हो गई इतनी बात भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ अ सेल और स्पेसिफिक गुड्स। अगर मैं स्पेसिफिक गुड्स की बात करता हूं, सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की, तो स्पेसिफिक गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? अब सोच के देखो ना, गुड्स तो ऑलरेडी स्पेसिफिक हैं, मतलब दे हैव बीन एग्रीड अपॉन कि भैया ये बिकना है, ये खरीदा जाने वाला है, सब कुछ तो एग्रीड अपॉन है।
तो फिर अब यहां पर देरी क्या रह गई है, ओनरशिप तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जानी चाहिए। लॉ कहता है हो तो जानी चाहिए, पर डिपेंड करता है, एक और फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है, वो क्या, कि वेदर दीज गुड्स आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट और नॉट, क्या ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं है। तो सोचो जी, अगर मैं कहता हूं कि गुड्स एकदम रेडी हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब उनकी पैकिंग वगैरह भी हो रखी है, तो वहां तो इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाएगा। यानी कि वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एकदम डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब रेडी है, तो प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस टू द बायर, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी वक्त। मुझे कोई मतलब नहीं कि उस वक्त प्राइस पे किया जा रहा है कि नहीं, डिलीवरी हो रही है कि नहीं, मुझे तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। तो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप उसी वक्त हो जाएगा। दोबारा बोलता हूं, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अगर गुड्स अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज का, एसर्टेन गुड्स का या स्पेसिफाइड गुड्स का, तो कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा। अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है किस लिए, सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स के लिए, जो कि किस में है, डिलीवरेबल स्टेट में है। तो फिर ओनरशिप किस वक्त ट्रांसफर होगी, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि पेमेंट उस वक्त हो रही है कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि डिलीवरी उस वक्त हो रही है कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पेमेंट पहले हो जाए बाद में हो जाए, मेरे लिए रेलेवेंट है ओनरशिप। ठीक है जी, अगर गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं। आगे अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए स्पेसिफिक गुड्स जो हैं वो ऐसी हैं कि जिन्हें अभी डिलीवरेबल स्टेट में लाना है। गुड्स स्पेसिफिक हैं परंतु अभी उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में लाना बाकी है। अच्छा वो कैसे, कोई एग्जांपल आप देना चाहें? हाँ बिल्कुल बताओ, कमाल कर दिया। हाँ जी, कहता जी ऐसा है, मान लीजिए सेल ऑफ द स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है एंड हुआ क्या कि अभी सेलर ने गुड्स पे कोई काम करना है। अच्छा क्या करना है, टू डू समथिंग, समथिंग में मतलब फॉर एग्जांपल उनकी पैकिंग करनी है, पैकिंग एग्जेट्रा, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, तो जब तक ये पैकिंग वगैरह नहीं हो जाएगी तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। जब तक ये पैकिंग वगैरह नहीं हो जाएगी तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। गुड्स कौन सी है, स्पेसिफिक, बट डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, दे हैव टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। ठीक है जी, फिर कहता है स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है बट सेलर को उन पे कुछ करना है, अभी भी कुछ करना है गुड्स पे, हालांकि वो डिलीवरेबल स्टेट में है बट उन पे कुछ करना है ताकि उनका एग्जैक्ट प्राइस निकाला जा सके। फॉर एग्जाम्पल गेहूं एकदम रेडी है कि मुझे ये वाला गेहूं चाहिए, या चावल एकदम रेडी है कि मुझे ये वाला चावल चाहिए, बट द ओनली थिंग इज कि चावल को 10-10 किलो के पैकेट बना के बेचने हैं। फॉर एग्जाम्पल उनका वेट करना है, मेजर करना है, ये कुछ करना रह गया है। तो जैसे जैसे वेट वगैरह होता जाएगा तब तब प्रॉपर्टी और या फिर ओनरशिप ट्रांसफर होती जाएगी, यानी कि ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक ये वेट वगैरह नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चले, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन केस ऑफ अ सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स। हाँ जी, अनएसर्टेन गुड्स की अब बात करते हैं, अनएसर्टेन गुड्स की, यानी कि ऐसी गुड्स जो कि अभी तक एसर्टेन ही नहीं हुई हैं। तो यहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होगा, तो लॉ कहता है जी अगर तो सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स की बात करता हूं तो कोई भी प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी बायर को जब तक कि गुड्स एसर्टेन ना हो जाए। ओ, तो यानी कि अनएसर्टेन में से सबसे पहले एसर्टेन होंगी गुड्स और तभी जाके ओनरशिप इन गुड्स ट्रांसफर होगी। यस, अब अनएसर्टेन कैसे होगा, देखिएगा इसके लिए कहता है रूल्स हैं कुछ अनएसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए। वो क्या है, देखिएगा पहला रूल, सेल ऑफ अनएसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। हाँ जी सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अनअसर्टेन गुड्स को मैं डिस्क्राइब करके बेच रहा हूं, डिस्क्राइब करके, भाई साहब क्या चावल है, बासमती चावल है, एकदम क्या मजेदार चावल है, खा के देखना, एकदम बड़ा बड़ा दाना है चावल का, मजा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा अब मैंने लंबी लंबी फेंक दी है, तो फिर ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी? लॉ कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स और फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract either by the seller with the consent of the buyer or by the buyer with the consent of seller, the property in goods passes on to the buyer। ये तो हो गई लैंग्वेज याद, सिंपल सा रखना कॉन्सेप्ट को।
कहता है जब गुड्स को, अनसर्टेन गुड्स को डिस्क्रिप्शन के द्वारा ओनरशिप ट्रांसफर होनी है कि भाई साहब बासमती चावल है, क्या चावल है भाई साहब, मजा आ जाएगा। तो देखो जी, पहली बात, सबसे पहली बात क्या है, जब इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उसके फीचर्स को, बड़ा बड़ा दाना दाना खन के जब इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों में उसे डिस्क्राइब किया गया है, तो फिर सबसे पहले अनसर्टेन गुड्स में से अलग किया जाएगा। अब ये अलग करने का काम या फिर उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में लाने का काम ये कौन करेगा? इसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि बहुत सारे माल में से जो मुझे चाहिए बड़ा बड़ा दाना दाना खन के, उस माल को जो मैं अलग करता हूं, तो दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। अब ये एप्रोप्रिएशन सेलर भी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द बायर, और बायर भी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। कैसे? एग्जांपल देता हूं। पहला, सेलर कर रहा है बायर की कंसेंट से, बायर कहता है हाँ मुझे बड़े बड़े दाने वाले चावल चाहिए, तो सेलर को तो एक्सपीरियंस होगा, तो कई बार सेलर कर लेता है। मगर बायर भी कर सकता है। कैसे? ये तो आपके घरों पे होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात सोचने जाओ ना, फॉर एग्जाम्पल जब सब्जी वाले की रेडी पे मम्मी जाती हैं, सब्जी वाले की रेडी पे, तो क्या होता है, जब मम्मी टमाटर या प्याज सिलेक्ट करती हैं, तो कई बार सब्जी वाला उनमें प्याज डाल के देता है, तो मम्मी कहती है ओ रुक जा, हटा इसे, हटा, तू हटा। हम बताती हैं ये वाला टमाटर डाल, ये डाल, ये डाल। यानी कि अब क्या हो रहा है, अच्छा सब्जी वाला तुम्हें मना तो नहीं करता, नहीं, तो यानी कि गुड्स को ढूंढ ढूंढ के कौन पकड़ रहा है, असर्टेन कौन कर रहा है, अनअसर्टेन में से बायर विद द एसेंट ऑफ द सेलर, या फिर सेलर भी कर सकता है विद द एसेंट ऑफ द बायर। समझ आ गई इतनी बात? बोलो ना हाँ। तो पहला, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। अगर अनअसर्टेन गुड्स हैं, डिस्क्राइब करके हुआ है, तो फिर पहले अप्रोप्रिएट किया जाएगा। अप्रोप्रिएट कौन कर सकता है? सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर, और बायर विद द कंसेंट ऑफ सेलर, दोनों कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी टू द कैरियर। डिलीवरी टू द कैरियर, कैरियर का मतलब क्या होता है? भविष्य नहीं है कैरियर का मतलब, कैरियर का मतलब है ट्रांसपोर्टर। हाँ जी, कहता है जी जब सेलर गुड्स को डिलीवर करता है बायर को, या फिर किसी कैरियर को, या अदर बेली को, अदर बेली मतलब किसी और अमानती को, इन गुड्स को रखने के लिए, अच्छा, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर, ताकि गुड्स को ट्रांसमिट किया जा सके, किसको? बायर को। एंड डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, और वो अपने पास राइट रिजर्व नहीं करता गुड्स के, सारे गुड्स बायर को दे देता है। He is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract, तो माना जाएगा कि उसने गुड्स को एकदम रेडी करके बायर को दे दिया है। डिलीवरी टू द कैरियर, देखो जी, आपने गुड्स को अलग किया, सेलर डिलीवर द गुड्स टू द बायर, या तो बायर को सीधा दे दिया, या कैरियर को दे दिया, या फिर किसी और बेली को, मतलब उसके बिहाफ पर किसी और व्यक्ति को दे दिया। अच्छा, पर्पस क्या है? कि ये गुड्स बायर तक पहुंच जाएं, और आपने सेलर राइट ऑफ रिजर्व डिस्पोजल भी रिजर्व नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मैं ट्रक पे माल लोड किया, गुड्स पे लिखा हुआ है ओनरशिप पोपली की है, मैंने ऐसा भी नहीं किया, मैंने तो ओनरशिप भी दे दी किसको? चेतना शर्मा को। मान लीजिए मैंने ओनरशिप भी चेतना शर्मा के नाम कर दी, मतलब मैंने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व भी नहीं किया, मैंने सारे राइट पास ऑन कर दिए। तो अब क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने एक तरीके से गुड्स को अप्रोप्रिएट कर दिया है, किस लिए? टू द बायर। यस, तो इसे भी कहते हैं ओनरशिप ट्रांसफर होना। तो मुझे बताइए अनअसर्टेन गुड्स में किस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर होती है? दो तरीके से। पहला होता है गुड्स का अप्रोप्रिएशन, और दूसरा होता है गुड्स की डिलीवरी टू द कैरियर। तो इस तरीके से इन दोनों तरीकों से मिलकर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? चले, अब अनअसर्टेन गुड्स के केस में यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक सिंपल वर्जन में भी लिख रखा है, अगर आप वो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने नोट्स में लिखवा रखा है वो भी कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा।
हाँ जी, अब हम करने जा रहे हैं सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड एप्रोप्रिएशन का ना, ये थोड़ा सिंपल वर्जन है। जो सिंपल वर्जन देखना चाहते हैं वो ये भी देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए शब्दों को ही नीचे तोड़ तोड़ के लिखा गया है। कहता है एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब होता है पहले गुड्स को सिलेक्ट करना ताकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में दिया जा सके विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द सेलर एंड द बायर। तो गुड्स का सिलेक्शन करना इज कॉल्ड एज सर्टेन से गुड्स का सिलेक्शन करना इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब वो फिर सारी जो ऊपर हमने चीजें पढ़ी वही बता रहा है कि क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं इसके। एप्रोप्रिएशन कौन कर सकता है? सेलर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ बायर, बायर कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। और फिर गुड्स शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन, गुड्स डिस्क्रिप्शन जैसी होनी चाहिए। मतलब इनको करने की जरूरत नहीं है, ले देकर मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं। बस ऊपर दिए गए 2 रूल्स को ध्यान रख लेना, बस ये रूल्स है ये। तो मैं दोबारा से रिकॉल कराता हूं। जब भी अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप से रिलेटेड बात आएगी, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन अगर हो रहा है, तो अगर डिस्क्राइब जैसे आपने किया है कि आलू प्याज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो फिर उस हिसाब से एप्रोप्रिएशन करो। ये एप्रोप्रिएशन सेलर विद कंसेंट ऑफ बायर या फिर बायर विद कंसेंट ऑफ सेलर भी कर सकता है। दूसरा, डिलीवरी टू द कैरियर। डिलीवरी टू द कैरियर कर दो या बायर को कर दो या फिर किसी भी और बेली को कर दो। पर्पस क्या है कि ये गुड्स पहुंच जाएं किसके पास? बायर के पास। तो फिर इसे भी क्या कहा जाएगा कि गुड्स को एप्रोप्रिएट, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार कर दिया गया है। तो इस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी अनसर्टेन गुड्स में। ठीक है जी। तो एक बार रिकॉल करोगे? रिकॉल करना जरा मेरे साथ। अगर मैं कहता हूं कि स्पेसिफिक गुड्स हैं तो कितने केसेस हैं? 3। अगर स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, अगर गुड्स जो है स्पेसिफिक गुड्स वो डिलीवरेबल स्टेट में डालने हैं अभी, फॉर एग्जांपल पैकिंग वगैरह करनी है, तो जिस दिन आप उनकी पैकिंग कर लेंगे तो माना जाएगा कि वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गए हैं और अब उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरा, जब गुड्स की अभी टेस्ट होना है या फिर उनका वेट होना है ताकि प्राइस डिटरमाइन हो सके, तो फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जिस टाइम उन्हें टेस्ट कर लिया जाएगा या वेट कर लिया जाएगा या उनकी क्वांटिटी मेजर कर ली जाएगी, तभी ओनरशिप ऑफ द गुड्स ट्रांसफर होगी। आई होप क्लियर है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर अनअसर्टेन गुड्स की बात कीजिएगा। अनअसर्टेन गुड्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा? गुड्स का एप्रोप्रिएशन होगा। क्या होगा? एप्रोप्रिएशन होगा। हाँ जी। एप्रोप्रिएशन कैसे हो सकता है? 2 तरीके से, या तो बायर करेगा विद कंसेंट ऑफ सेलर या सेलर करेगा विद कंसेंट ऑफ द बायर्स। ठीक है जी। दूसरा, उनकी डिलीवरी होगी। डिलीवरी किसको होगी? डिलीवरी होगी या तो सीधा बायर को या फिर कैरियर को या फिर तीसरा किसी भी और बेली को, ताकि पर्पस क्या है? वो गुड्स डिलीवर हो सके किसको? बायर को। ठीक है जी। चलिए फिर हम आते हैं तीसरी टाइप्स ऑफ गुड्स पर, जिसे हम कहते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या कहते हैं जी? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अच्छा, मान लीजिए गुड्स अगर डिलीवर की जाती है अप्रूवल बेसिस पे, तो फिर ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? देखो जी, ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब बायर अपनी अप्रूवल दे देगा, क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल है। तो जब वो अपनी अप्रूवल दे देगा तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरा, जब वो गुड्स के साथ कोई ऐसी हरकत कर देगा कि लगेगा कि इसके अंदर आग लगी हुई है गुड्स को एक्सेप्ट करने की। फॉर एग्जांपल, उसने गुड्स को फर्दर सोल्ड कर दिया। फॉर एग्जांपल, उसने गुड्स को आगे प्लेज कर दिया, गिरवी रखवा दिया। तो फिर यानी कि अपनी चीज ही गिरवी रखवाते हो ना, किसी और की चीज आपने कैसे गिरवी रखवा दी? तीसरा, अगर मान लीजिए समय बीत गया जो उसको दिया गया था, परंतु उसने अपनी हाँ या ना नहीं कही, तो इसका मतलब तेरी हाँ ही है, क्योंकि तूने हाँ या ना नहीं की। 3 दिन 7 दिन तक सेल ऑन अप्रूवल पे दी थी, 7 दिन के अंदर तूने जवाब नहीं दिया, तो तेरी हाँ है, बस और क्या। ठीक है ना। तो 3 तरीके हो सकते हैं ओनरशिप ट्रांसफर होने के। पहला तरीका बताओ, एक्सेप्टेंस। दूसरा तरीका, अगर बायर कुछ ऐसा कर दे जिससे लगे कि उसकी एक्सेप्टेंस है। और तीसरा, रीजनेबल टाइम बीत जाने के बावजूद भी, यानी कि प्रिस्क्राइब टाइम बीत जाने के बावजूद भी उसने गुड्स के साथ कुछ नहीं किया, मना नहीं किया मतलब। हाँ जी। फिर कहता है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न।
हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ पर्सन ऑन सेल और रिटर्न। अच्छा, गुड्स किस पे दी जा रही हैं? सेल और रिटर्न बेसिस पे दी जा रही हैं, और इस कंडीशन के साथ कि गुड्स वर टू रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड ऑफ। जब तक गुड्स हालांकि सेल और रिटर्न पे गई हैं, बट साथ में एक कंडीशन एक और जुड़ गई है। वो क्या? कि जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक गुड्स बायर की नहीं होंगी। अब मुझे बताइए, क्या पेमेंट से पहले गुड्स ट्रांसफर हो सकती हैं बायर को? नहीं। तो बायर, जब कंडीशन जुड़ी हुई है कि जब तू पेमेंट करेगा तभी, सेलर को जब पेमेंट आ जाएगी तभी गुड्स बायर की होंगी, तो मतलब तभी होंगी, उससे पहले नहीं हो सकती। ठीक है। फिर मेरे पास आता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वेयर द राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है? देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि सेलर बैठा है दिल्ली में, बायर बैठा है मुंबई में, दिल्ली से मुंबई माल जा रहा है। अगर मैंने ये माल रेलवे में रखवाया और रेलवे रिसिप्ट बायर के नाम रखवा दी, तो फिर दिक्कत है कि बायर ने माल ले लिया, पेमेंट नहीं की। ये दिक्कत है। वो कह रहा है पेमेंट दे दूंगा यार, दे दूंगा, अपन लोग भाई है भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दिक्कत आ सकती है ना? बिल्कुल आएगी। तो अब इस समस्या से निपटने का कोई समाधान? यस। सेलर, तू एक काम कर, रेलवे रिसिप्ट ना अपने किसी एजेंट के नाम या अपने खुद के नाम रख, यानी कि बायर उस माल को छू भी नहीं पाएगा। माल जा चुका है मुंबई, बायर माल को लेने के लिए आया, रेलवे वालों ने कहा रेलवे रिसिप्ट दिखाओ, रेलवे रिसिप्ट पे सेलर का नाम लिखा है, बायर गुड्स को ले जा ही नहीं सकता। अच्छा, तो इसलिए सेलर क्या करता है? अपना कोई एजेंट अपॉइंट करके रखता है वहां पर। अब जो ये गुड्स हैं वो किसके नाम कर देता है? अपने एजेंट के नाम। ओके। एजेंट को इंस्ट्रक्शन होती है, एजेंट को इंस्ट्रक्शन होती है कि भैया सुन, ये गुड्स तू बायर को तब देगा जब बायर पहले बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेगा या बायर पेमेंट कर लेगा। पूरी ट्रांजैक्शन समझ आई? गुड्स दिल्ली से मुंबई जा रही हैं, पर रेलवे रिसिप्ट या तो सेलर के नाम है या सेलर के किसी एजेंट के नाम है। बायर के नाम ये गुड्स कब होंगी? जब बायर या तो पेमेंट कर देगा या बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर देगा। तो इसे कहा जाता है राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। ठीक है, चले। तो ये क्या कहता है? कहता है बेशक गुड्स जो है बायर को या फिर उसके एजेंट को डिलीवरी हो चुकी है या कैरियर को डिलीवरी हो चुकी है, रेलवे वगैरह को डिलीवरी हो चुकी है, मगर ओनरशिप बायर को तब तक नहीं देंगे हम जब तक कि एग्रीमेंट में दी गई कुछ कंडीशन स्पेसिफाई ना हो जाए। अब वो एग्रीमेंट कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है देखेगा। कहता है मान लीजिए गुड्स को आप शिप कर रहे हो या फिर रेलवे के थ्रू भेज रहे हो, और ये जो शिप के थ्रू अगर कर रहे हो तो बिल ऑफ लेडिंग रेलवे के थ्रू कर रहे हो, तो रेलवे रिसिप्ट जो है वो आपने किसके नाम पे लिखा है? या तो सेलर के नाम पर या उसके एजेंट के नाम पे लिखा है। ओके, तो इसका मतलब बायर तो गुड्स को उठा भी लेगा तो भी कोई फायदा नहीं, वो गुड्स तेरी नहीं है सेलर की। बेशक गुड्स को तूने अपने हाथों में उठा लिया, कोई फायदा नहीं, गुड्स को तू ले जा ही नहीं सकता क्योंकि वो है ही सेलर की, क्योंकि सेलर के नाम था रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लेडिंग या उसके एजेंट के नाम था। तो इसे कहते हैं सेलर ने राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर दिया है। दूसरी बात, सेलर ने मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है बायर के ऊपर और बिल ऑफ एक्सचेंज उसे भेजा है बिल ऑफ लेडिंग के साथ में, यानी कि शिप के ऊपर जो बिल गुड्स अपलोडेड है वो भी दी हुई है, बिल ऑफ लेडिंग प्लस साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी दे रखा है, या फिर रेलवे रिसिप्ट भी दे रखी है। अच्छा, अब वो कहता है कि गुड्स को तभी तू ले सकता है जब तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके रेलवे वालों के पास या शिप के ओनर के पास जाएगा। अब बायर ने इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, क्या मैं कह सकता हूं कि रेलवे वाले या फिर शिप वाले तभी गुड्स बायर को देंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होगा? यस। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? बढ़ सकते हैं। फिर आता है जी रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। रिस्क पासेस विद द ओनरशिप मतलब हम जानते हैं कि जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क।
जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क। तो जैसे जैसे ओनरशिप ट्रांसफर होती जाएगी वैसे वैसे रिस्क भी ट्रांसफर होता जाएगा। ओके, बट इस रूल की कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ओनरशिप किसी और की परंतु रिस्क किसी और का हो सकता है। अच्छा, वो कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पहला, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। मान लीजिए आप गए एलईडी के शोरूम में, आप बायर हैं, सेलर को आपने कहा कि जी गुड्स तो आज ही मेरी हो गई, तो गुड्स आपकी हो गई। गुड्स अगर बायर की हो गई तो रिस्क भी बायर का। बट आपने सेलर को एक और चीज कही कि देखो जी ऐसा है गुड्स की डिलीवरी में 15 दिन बाद उठाऊंगा, गुड्स मेरी हो गई मगर डिलीवरी 15 दिन बाद। 15 दिन तक गुड्स आपके शोरूम में रहेंगी मगर आप ही का रिस्क रहेगा। सेलर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सेलर भी एग्री हो गया। ओनरशिप किसकी है? बायर की, बट रिस्क किसका हो चुका है? सेलर का। तो इसे कहते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ठीक है जी। तो क्या मैं कह सकता हूं रिस्क एंड ओनरशिप सेपरेट हो सकती हैं किसी एग्रीमेंट के द्वारा? यस। वो एग्रीमेंट किसके बीच में हो सकता है? बिटवीन द सेलर एंड द बायर। तो सेलर और बायर के बीच में होने वाले एग्रीमेंट के द्वारा ओनरशिप जो है वो अलग अलग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फिर गुड्स एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में 15 तारीख को सेलर ने डिलीवरी देनी थी, 15 तारीख को सेलर ने डिलीवरी नहीं दी, 15 तारीख को सेलर ने डिलीवरी नहीं दी, तो फिर अब 16 तारीख से गुड्स किसके रिस्क में हो गई हैं? सेलर, जो भी पार्टी फॉल्ट कर रही है। या फिर 15 तारीख को बायर ने डिलीवरी लेनी थी और अगर बायर ने डिलीवरी नहीं ली तो गुड्स किसके रिस्क में हो चुकी हैं? बायर के। यानी कि सेलर और बायर में से जो भी डिफॉल्ट करेगा अपना कर्तव्य निभाने में, तो गुड्स उसी के रिस्क पर आ जाएंगी। गुड्स किसके रिस्क पर आ जाएंगी? उसी के। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दोबारा बताता हूं। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, रिस्क किसका था? बायर का। सेलर ने अगले दिन माल भेजना था पर अगले दिन माल नहीं भेजा, उसने कहा जी अगले दिन नहीं बेच पा रहा तो एक दिन कल भेज दूंगा। अब वो जो आज और कल के बीच में गुड्स में आग लग गई, ओनरशिप किसकी थी? बायर की। बट लॉस कौन बियर करेगा? सेलर, क्योंकि बायर को तो कल गुड्स चाहिए थे ना, तूने नहीं भेजे सेलर, तो गलती तेरी है, तो इसका मतलब लॉस हुआ तो वो किसका है? बायर, सेलर तेरा है, क्योंकि यू आर एट फॉल्ट। समझ आई बात? फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय द नोन ओनर। सवाल उठा, मैं यहां पर क्लास लेने के बाद जब नीचे गया तो देखा कि सारा आसमान भी वही है, धरती भी वही है, सब कुछ वही है, परंतु मेरी कार नहीं है। तो मैंने कुंदन से पूछा मेरी कार कहाँ है? उसने कहा सर मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने बेच दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है, कमाल हो गई। तो इसका मतलब अब मैं इतना भी विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी कार कभी भी कोई भी उठा के बेच दे। लॉ कहता है ना ना पोपली, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रख, अगर कोई नॉन ओनर है जो कि ओनर नहीं है तो वो तेरी गुड्स को आगे बेच नहीं सकता। यानी कि मेरी गुड्स को कोई भी ऐसे ओना पोना ऐसे उठा के नहीं बेच सकता। मेरी गुड्स को बेचने के लिए मेरी अप्रूवल चाहिए। यस, यानी कि जो ओनर नहीं है वो गुड्स को बेच नहीं सकता। इसे एक लैटिन मैक्सिम में कहा जाता है नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। इसका मतलब होता है कि जिसका ओनरशिप नहीं है वो वैलिड टाइटल भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ओके, बट हमारे लिए रेलेवेंट है इसकी एक्सेप्शंस। इसकी एक्सेप्शन कहती हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ओनर नहीं है वो वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर दे। मैं दोबारा बोलता हूं, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ओनर नहीं है वो वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर दे। अच्छा, कैसे कैसे हो सकता है? सुनिएगा आप, कैसे कैसे हो सकता है। अच्छा, एक और जरूरी सूचना। पिछले 2 दिन से ना मुझे लगी हुई ठंड, मौसम चेंज होने के कारण दिल्ली में, और पॉल्यूशन बहुत गंदे लेवल का हो रखा है यार। खासकर हमारा घर के साथ में ही पड़ता है आनंद विहार, वहां पे बहुत गंदा पॉल्यूशन है। इस टाइम भी 500 से ऊपर चल रहा है, तो उसके कारण गड़बड़ हो रखी है थोड़ी तबीयत। तो जो मिनी टेस्ट नंबर 3 था ना, मैं उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के दे नहीं पाया अपनी टीम को, इसलिए अब मिनी टेस्ट नंबर 3 को छोड़ो, अब उस पर नहीं लगूंगा। अब मैं इस पे आ रहा हूं जो मैं आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन अभी से बस थोड़ी सी देर के अंदर मैं आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इन क्वेश्चंस का आंसर करके फटाफट भेजना शुरू कीजिएगा। किसके? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। ठीक है, चले। तो एक्सेप्शन,
पहले दो तो सबको टेस्ट होके मिल गए हैं, चेक होके मिल गए हैं। अब जो थर्ड वाला होगा वो आज मैं अपलोड कर रहा हूं, मतलब थर्ड चेक नहीं होगा, वो जो फोर्थ है अपलोड कर रहा हूं, ये फोर्थ चेक होगा। ठीक है, हाँ जी। एक्सेप्शन का मतलब है कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर नॉन ओनर भी वैलिड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। अब वो कौन कौन से हैं? पहला, टाइटल बाय एस्टॉपल। टाइटल बाय एस्टॉपल का मतलब है कि मान लीजिए मेरी कार खड़ी है, कार के साथ मैं खड़ा हूं। अब कुंदन जो है मेरी कार बेच रहा है, कुंदन मेरी कार बेच रहा है। शरणदीप मैं बता दूंगा बेटा, टेस्ट के अंदर ही बता दूंगा, उसके ऊपर लिखा होगा। हाँ जी, कुंदन मेरी कार बेच रहा है, बायर से बातें कर रहा है, अरे बड़ी प्यारी कार है, अरे बहुत ठीक कार है। मैं वहां खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं मेरी मुस्कुराहट से मैं सिग्नल ये दे रहा हूं कि मेरी कंसेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? यस। लॉ कहता है अगर तुमने हरकतें ऐसी की जिससे बायर को लगा कि भाई जो व्यक्ति बातें कर रहा है वही ओनर है, तो फिर बेशक ओनर तुम थे, मगर हम तुम्हें रोक देंगे फ्रॉम डिनाइंग कि सेलर इसे नहीं बेच सकता। फिर तुम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्टॉपल। इसे स्टॉपल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सेकेंड, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब मेरे गुड्स मान लीजिए मेरे एजेंट के पास मैंने पहुंचाई है। उसने चोरी नहीं की, मैंने पहुंचाई है, यानी कि मेरे एजेंट ने मेरी कंसेंट के साथ गुड्स ली हैं। अब हुआ क्या? एजेंट ने मुझसे पूछे बिना इस गुड्स को आगे ट्रांसफर कर दिया, मुझसे पूछे बिना। क्या ये सेल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। शर्तें कुछ पूरी होनी चाहिए। क्या? एजेंट के पास पोसेशन कहां से आया? मैंने दिया है, यानी कि ही वॉज इन द पोसेशन ऑफ गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। दूसरा, एजेंट ने जब गुड्स बेची तो जिसने गुड्स खरीदी उसको तो यही पता था ना कि हाँ जी ये प्रिंसिपल के कंसेंट से कर रहा है, यानी कि ही वॉज इन गुड फेथ। बायर एक्वायर्ड इन दिस गुड्स गुड फेथ। दूसरा, एजेंट ने क्या बेचा? जो नॉर्मल जो माल बेचता रहता है वो प्रिंसिपल के ब्याह पर वही बेचा। गुड्स आर सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो सेल एकदम वैलिड है। आई होप कोई दिक्कत नहीं। आगे, सेल बाय जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर का मतलब होता है जहां एक्स एंड वाई दो ओनर हैं। अच्छा, एक मोबाइल फोन के, एक्स ने आज वाई से पूछे बिना ये मोबाइल उठा के बेच दिया, जिसने खरीदा वो गुड फेथ में था। तो क्या ये सेल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड सेल है, बिल्कुल वैलिड सेल है। लॉ कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेल बाय अ पर्सन इन पोसेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये थोड़ा समझना ध्यान से। मान लीजिए मैं आपके इकोनॉमिक्स वाले हिमांशु सर से उनकी कार लेके आ गया और कार बंदूक दिखा के लाया था। अब कार मेरे पोसेशन में है, क्योंकि मैं बंदूक दिखा के धमका के लाया हूं, तो ये क्या हो गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी जो है उसके ऑप्शन पर वॉइडेबल हो जाता है, यानी कि एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो हां भी कह सकती है, चाहे तो ना भी कह सकती है। ये सब कुछ एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन पर आ जाता है। अब हुआ क्या? अभी तक एग्रीव्ड पार्टी ने मना नहीं किया है। दूसरी बात, आज भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तीसरी बात, बायर जो है वो गुड फेथ में है, यानी कि ही वॉज नॉट अवेयर कि अगर मैंने मान लीजिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को उठाने के बाद मैंने गुड्स को आगे फर्दर सोल्ड कर दिया, तो बायर वॉज इन गुड फेथ। पहला, बायर वॉज इन गुड फेथ, उसको नॉलेज नहीं थी कि मैं इस तरीके से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर धमका के गुड्स को अपने पास लाया हूं। बायर को इस चीज की नॉलेज नहीं थी। गेटिंग इट? तो तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला, सेलर ने पोसेशन कैसे ऑब्टेन किया है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीड पार्टी ने अभी तक मना नहीं किया है। तीसरा, जिस व्यक्ति ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स को उठा के बेचा है, तो फिर वो बायर जो था जिसने उसे खरीदा है, ही वाज इन गुड फेथ। तो तीन कंडीशन अगर पूरी हो गई तो ये सेल भी परफेक्टली वैलिड हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। सेल बाय सेलर इन गुड्स आफ्टर देयर सेल। सेल बाय सेलर इन गुड्स आफ्टर देयर सेल। अब होता क्या है कि कई बार मान लीजिए सेलर ने गुड्स को बेचा, बट बायर ने कहा मैं डिलीवरी एक हफ्ते बाद लूंगा। ठीक है,
मीनवाइल सेलर को एक अच्छा ऑफर हुआ, उसने उठा के गुड्स को आगे भेज दिया, क्योंकि गुड्स अभी भी सेलर के पास थी, उसने उठा के फर्दर सोल्ड कर दी। तो क्या ये सेल वैलिड है? यस, अगर जो नया बायर है ही वॉज इन गुड फेथ, अगर वो गुड फेथ में है। ये और बात है कि जो ओरिजिनल बायर था वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है सेलर से, बट फिलहाल सेल वैलिड है भाई, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, सेल बाय अ बायर इन पोसेशन बिफोर देयर सेल, सेल बाय बायर इन पोसेशन बिफोर देयर सेल। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए गुड्स इन द पोसेशन ऑफ बायर हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लेके गया था गुड्स को बायर, बायर गुड्स को इंस्टॉलमेंट पर लेके गया था, गुड्स आर इन द पोसेशन ऑफ बायर। इतनी बात क्लियर हो गई? गुड्स आर इन द पोसेशन ऑफ बायर, बायर गुड्स को लेके गया था किस पे? इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। अभी आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं हुई, बायर ने गुड्स को आगे फर्दर सोल्ड कर दिया। जिसने खरीदा वो गुड फेथ में है, क्या ये सेल वैलिड है? यस, ये भी सेल वैलिड है। लास्ट आता है सेल बाय अनपेड सेलर। ये हमारी क्लास का आज का लास्ट कॉन्सेप्ट भी है, सेल बाय अनपेड सेलर। और मैं ये बताते हुए ऐसे रोक रहा हूं क्योंकि अनपेड सेलर के कॉन्सेप्ट को कल हम पूरा डेप्थ के अंदर समझेंगे कल की क्लास में। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा अनपेड सेलर वो भी कल की क्लास में इसे पढ़ेंगे। तो कल 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 मतलब टुमारो हमारी जो क्लास होगी वो कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर होगा, जो शुरुआत से लेकर एंड तक चलेगा। माइट भी 2 घंटे की क्लास हो सकती है कल की, पर अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम कल ही कल में खत्म होगा। ठीक है, तो अनपेड सेलर के द्वारा की गई सेल भी वैलिड होती है? यस, वो सेल भी वैलिड होती है। चलो जी, तो कल हमारा टॉपिक होगा अनपेड सेलर, कल पूरी इन डेप्थ वाली क्लास होगी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रांजल, आज नहीं हुई प्रांजल? फिर हाँ मोहम्मद, करता हूं। ठीक है, आज कल मॉर्निंग में ही होगी, 9:30 तक ही होगी, 9:30 तक। 2 घंटे की क्लास है, 9:30 तक करनी पड़ेगी। 10 बजे से कर दो, 10 बजे से कर दो, चलो 10 बजे से कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, धन्यवाद। प्रांजल, वहम का कोई इलाज नहीं है, कल को छोड़कर बाकी पूरे हफ्ते चलिए क्लास, वहम का कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।